footman, grand ducal footman, to none, to soldiers, the old women, the fat, prelate, to scholars, to monks, to astronomers, a very thin monk, the very old, a cardinal, Father Christopher Clavis, middle monk, the cardinal inquisitor, Cardinal Barberni, Cardinal Bellarmine, to clerical secretary, to young ladies, Philippa Mucus, Mr. Garfon, the ballad singer, his wife, Benny, an official, a high official, an individual, a monk, a peasant, a fronted god, a clerk, men, women, children. Mostly the characters are, the names of the characters are German, mostly characters are. Okay? Now, Villari. Now I am going to read the text. Here's the word. Just a minute, I am watching it. Nabi. ठीक जी बिल्कुल ठीक ओके अल्लाह हाफ़िज़। Have you ever listened about Galilei? He was a mathematician actually. और उसने टेलीस्कोप आपने न्यूटन में पढ़ा था कि सैटर्न की शीट इतनी बड़ी थी जैसे गैलीली की टेलीस्कोप से चांद को देखा जाए। उसे टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था किसने? गैलीली ने। कौन सेंचुरी थी? 16th सेंचुरी थी। क्लियर? आइए इस साइंटिस्ट का ये ड्रामा है, देखते हैं। गैलीली आ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट पाडुआ, जर्मनी में पाडुआ यूनिवर्सिटी है। अगर आपने रेपेसनीज डॉक्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको नजर आता है पाडुआ यूनिवर्सिटी की बात। सेट्स आउट टू प्रूव कॉपर्निकस न्यू जी भाई यार ये तुम नहीं करते, अभी से बात करते हैं। अंडरस्टैंड? तुम नहीं करते, मैंने आपको आप बोला है तो आप बोल दिया।
Forward sets out to prove Copernicus' new cosmology. Copernicus, who was Nicolaus Copernicus. Copernicus was a scientist of the 15th century. He was also mathematician and मेडिकल किया था. उसके बाद 1543 में पब्लिश हुआ. कॉपरनिकस का साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोलॉजी में महारत रखता था. उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉपरनिकस थ्योरी. कॉपरनिकस, और वो कॉपरनिकस थ्योरी कब आई थी? 1543 में. अच्छा, इस कॉपरनिकस थ्योरी का क्या फिलॉसफी है? ये कॉपरनिकस थ्योरी क्या है, इस पर थोड़ी सी बात है. बिफोर कॉपरनिकस थ्योरी ये कंसेप्ट मौजूद था, ओल्ड कंसेप्ट ये मौजूद था कि अर्थ इज स्टैटिक, जमीन जो है स्टैटिक ठहरी हुई, ओके, और तमाम कायनात इस जमीन के गिर्द घूम रही. अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. पूरी दुनिया के स्टार्स सारे इसके गिर्द मूव कर रहे हैं. क्लियर? अच्छा, तो पोप्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया. बाइबल में भी ये कंसेप्ट मौजूद था कि ज़मीन स्टैटिक है और पूरे स्टार प्लैनेट तमाम सूरज हर चीज़ घूम रहा है. जब ये चीज़ ऐसे मजबूत हो गई, ज़मीन स्टैटिक हो गई, तो इस ज़मीन पर बैठा हुआ पोप भी मजबूत आए. और साइकोलॉजिकल ये कंसेप्ट लोगों के अंदर इंकलकेट हो गया कि पोप एक दरमियान में कोई आला अरफा चीज़ होती है जो गॉड का बाकायदा एक नुमाइंदा होता है और पूरी दुनिया के लोगों को उसके गिर्द ही घूमना होता है. वो स्पीड होता है. ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया. जिस तरह कि क्रिश्चियनिटी के अंदर है गॉड नीचे प्रॉफ और नीचे सेंट, ये सिस्टम है पूरा का पूरा. ऐसे साइकोलॉजिकली हमारे ख़ानदान का सिस्टम है. एक दादा, फिर उसके 4 बेटे, फिर उसकी 4 बीवियाँ और फिर बच्चे. सिस्टम है पूरा. ये साइकोलॉजिकली वही परसेप्शन है. इमेज करते साइकोलॉजिकली हम ऑलरेडी ऐसे इन्वॉल्व हो जाती है, चीज़ें सेट हो जाती है माइंड के लिए. सेम लाइक जब अर्थ स्टैटिक थी, तमाम स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं, तो पोप जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये लाजिम हो गया कि तमाम लोग उसी की पूजा पाठ, उसी की गिर्द, उसी का हुक्म माने.
कॉपरनिकस है, उसने आकर ये थ्योरी दी कि अर्थ इज नॉट स्टैटिक। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोल रहे हैं। जी जी से पहले क्या कंसेप्ट ठहरा हुआ है कि कॉपरनिकस ने कहा अर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये भी कायनात का एक हिस्सा है, और ये भी तमाम स्टार के साथ, तमाम प्लांट के साथ ये भी गर्दिश कर रही है, मूव कर रही है। जो ही कॉपरनिकस ने अर्थ को घुमाया, पोप के साथ पोप की वैल्यू भी साथ खत्म हो गई। कॉपरनिकस को पकड़ लिया गया, नजरबंद किया गया, पनिशमेंट दी गई उसे। उसके बाद ब्रेनो नाम का एक शख्स आया, उसने कहा कॉपरनिकस वाज राइट और अर्थ घूम रही थी, अर्थ रुकी हुई रही। तो तमाम सा रिलीजियस सेक्ट जो था, एक्लेसियास्टिकल जो लोग थे, उन्होंने पकड़ कर उन्होंने ब्रेनो को जिंदा जला दिया था। ब्रेनो को जिंदा जला दिया था। उसके बाद गैलीलियो गैलीली आया, ही वाज आल्सो मैथमेटिशियन, और इसने आगे फिर प्रूव करना शुरू किया कि यस अर्थ इज नॉट स्टैटिक, कॉपरनिकस थ्योरी वाज राइट, नाउ ही इज प्रूविंग दिस थिंग। अब ये प्रूव करना चाहता है, टेलीस्कोप बनाएगा और उसे प्रूव करेगा। क्लियर? आइए ये कॉपरनिकस का कंसेप्ट आपको देखिए। In the year 1609, science's light began to shine at Padua city, and the modest house Galileo Galilei set out to prove the sun is still, the earth is on the move. उन्हें ये प्रूव किया कि सन स्टैटिक है, सन एक जगह ठहरा हुआ है, जमीन उसकी हरकत कर रही है। ये उसने थ्योरी प्रूव कर दी। Galileo's rather rich study in Padua. Galileo की बस वो अजीबोगरीब स्टडी रूम है, यानी कि उसकी लेबॉर्ट्री है, यू कैन से दैट। इट इज मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। अ बॉय एंड्रिया द हाउस कीपर सन, एंड्रिया जो है वो घर की मालकिन का बेटा है। गैलीलियो गैलीली की वाइफ, हाँ वी डोंट नो अबाउट दिस कि उसकी वाइफ भी थी, लेकिन एक औरत थी घर में जिसका नाम सार्टी था। सार्टी का एक बेटा भी था, और वो बेटा उसका नाम एंड्रिया था। एंड्रिया वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली का स्टूडेंट भी है वो, और वो उसी घर में। अब उस सार्टी को कहा गया है कि हाउस कीपर, हाउस की मालिक, उसका बेटा है एंड्रिया। ब्रिंग इन गिलास ऑफ मिल्क एंड अ रोल, वो रोल लाता है और एक गिलास दूध लाता है। मालिक भी हो सकता है।
गिलालियो, वॉशिंग डाउन टू द वेस्ट, puffing एंड cheerful। अब वो यहाँ जैसे ये डाइस है, जितना वो दीवार सी है उसमें गिलालियो अब नहा रहा है। पहला सीन है नहाने का, पांडा इस तरह कर रहा है और शीलिंग कर रहा है, चेयरफुल भी है, खुश भी हो रहा है। इस डाइस Put the milk on the table and don't you shut any of the books। दूध रख दो टेबल पर और देखो किताबें बंद न करना। एंड्रिया, मदर सेज वी मस्ट पे द मिल्कमैन। अम्मी ने कहा है कि हमें दूध वाले को पैसे भी देने हैं और ही विल स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल राउंड आवर हाउस, वगरना वो हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देंगे। As he was proven that the sun is still and the earth is moving around the sun। दूध वाले को पैसे दे, वगरना वो हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देगा। Mr. Glally, describing a circle, you mean Andrea? वैसे ऐसे हाथ से इशारा करके डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे सर्कल लगाना शुरू कर देगा। मैथमेटिशियन उनकी लैंग्वेज भी वैसी है ना। Whatever you like, जैसा भी तुम चाहो। If you do not pay the bill, he'll start describing a circle round us, Mr. Glally. What else when Mr. Camboni, the ballast comes start for us? What sort of distance between 2 points is he going to pick? Ballast ये कोड मैंने। अच्छा ये बताओ, वो कोड मैन जो कंबोनी है, अगर वो आए स्ट्रेट सीधा हमारे घर की तरफ, तो बताओ कि हमारे घर से उस कोड का फासला कितना बनेगा। एंड्रिया, ग्रीनिंग, हंसते हुए, तो छोटे बहुत थोड़ा, यानी कि वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि साइंटिस्ट की लाइफ देखे कैसी है कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो मिल्कमैन को दे और कोर्टमैन से अदालत में से समन भी आ जाएगा जी तुमने पैसे नहीं दिए फिलहाल के, तो आप हाजिरी भी दो। वो इस तरह की डिस्कशन कर रहा है। राइट, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई चीज़ रखी है। लुक बिहाइंड द स्टार्ट शॉर्ट्स के पीछे देखो। एंड्रिया, रमेश, बिहाइंड द स्टार्ट शॉर्ट्स के पीछे सर्च करते हुए, एंड ब्रिंग्स आउट अ बिग वुडन मॉडल ऑफ द हेटलोमिक सिस्टम। वो हेटलोमिक सिस्टम लेकर आया है, यानी कि वुड का बना हुआ एक सिस्टम जिसके अंदर दरमियान में ज़मीन है, उसके चारों तरफ तारे हैं, तारों के अंदर स्टार और प्लांट्स जो हैं परोए हुए। ठीक है जी, क्या कहते थे? जख्मी मूसी, सकनी मूसी, बकरी बकरी मूसी, बकनी। अल्लाह माफ करेगा। व्हाट इज इट? एंड हाँ हाँ अच्छा, मेरा व्हाट इज इट? गिलहरी, बकनी मूसी। What is it? कहते हैं बकनी मूसी। There's an already there। ये वुडन शेप का आर्मिलरी फेयर है। It's a contraption to show how the planets move around the earth। ये contraption है जो शो करते हैं कि वुडन मॉडल है जो शो करता है किस तरह प्लांट्स जो हैं अर्थ के लिए मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फोरफादर, हमारे अबाउ इजदाद के मुताबिक कैसे। हाउ लेट्स एक्समाइन इट। स्टार्ट एट द बिगिनिंग डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ से शुरू करो। हाँ ध्यान करूँ। इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन। अच्छा अच्छा अच्छा, दरमियान में है एक छोटा पत्थर। अमेंड्रिया बता रहा है दैट्स द अर्थ, ये हुई ज़मीन। राउंडेड देयर आर रिंग्स, हाँ इधर इसके गिर्द तारे भी हैं। और वन इन साइड अनदर, एक तार दूसरे के अंदर स्ट्रिंग। हाउ मैनी? कितनी है? 8।
दैट्स अ क्रिस्टल स्फीयर। ये जो तारे हैं, इन तारों को कहते हैं, इन स्ट्रिंग्स को कहते हैं क्रिस्टल स्फीयर कहते हैं। ये सितारे प्लैनेट्स इन रास्तों पर चलते हैं। स्टक टू द रिंग्स आर लिटिल बॉल्स। ये देखो उसके साथ छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई हैं रिंग्स के साथ। द स्टार्स, ये स्टार्स हैं। Then there are bands with words painted on them. Then there are bands with words painted on them. देखो यहाँ पर छोटी छोटी पट्टियाँ भी लगी हुई हैं। What sort of words? क्या है ये अल्फाज? Names of stars such as, जैसा कि the lowest ball is moon, it says above that the sun. Now start the sun moving. आप सूरज को मूव करो, move the ring. That's great, but we are so shut in. लेकिन हम तो बिल्कुल अंदर दबे हुए हैं। आप ये है क्या छोटा कोई चीज है, स्टोन टाइप की सिक्का दे दे कोई। चलो ये देखें, ये सपोज अर्थ है, देखो चारों तरफ यूं रिंग्स लगे हुए हैं। रिंग्स में उन्होंने छोटे छोटे स्टोन लगाए हुए हैं। तो ये सूरज है, ये चांद है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ चला जाता है, फिर यूँ जाता है। अर्थ का है सेंटर में नीचे। अब वो कहते हैं अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है मॉडल, और लेकिन हम अंदर बिल्कुल शट, अंदर बंद हैं। लेकिन वी आर ऑल्सो ऑल, तमाम लोगों के जहन भी बंद हैं। हम अंदर नैरो होकर बैठ गए हैं। अब यहाँ तक मैं दो बातें कहना शुरू करूँगा। एक बात हमने ये पढ़ा कि कॉपरनिकस ने थ्योरी दी थी, हमने उसके पीछे पढ़ा कि क्या फिलॉसफी थी हमारे बावजदाद की कि किस तरह हम ज़मीन अहम है, अंदर है, और उसके चारों तरफ से तमाम कायनात घूम रही थी। ये बात एक बात और आपने नोट की, जब मैं ये पढ़ा रहा था उस वक्त सिदरा और सादिया, ये प्रिंसिपल, ये दोनों जो है आपस में डिस्कस कर रही हैं। तो इन्हें क्या डिस्कस किया, यू नो? दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसे कहते हैं एपिक थिएटर, ठीक है? इसे कहते हैं एपिक थिएटर। ये ड्रामा एपिक थिएटर में लिखा गया। जो ही ये ड्रामा प्रोसीड होता है ड्रामा स्टेज के ऊपर, तो पीपल स्टार्ट टू थिंक। They don't wait what is going to happen on the stage. No, they start to think. ये एपिक थिएटर की खूबी है कि एपिक थिएटर जो ही चलता है आप खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको ड्रामे के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने राइटर के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने ड्रामा स्टार्ट किया है सिंपल। मैं भी देखना चाह रहा था कि क्या आप भी थिंक करना शुरू करते हैं। डेफिनेटली यू स्टार्ट टू थिंक यार, हाँ यार प्लान के ऊपर फिलहाल है। तो राइटर ने आपको इग्नेट किया है, एकदम आपको स्पॉट दिया है, स्टॉट दिया है कि आप सोचना शुरू करें कि इस साथ से क्या मामला है, ज़मीन कैसे है और क्या है। थिंकिंग शुरू हो जाए। राइट? Now the stars, the sun moving. अच्छा जी हो गया। Galileo drawing himself, अपने को खुश करते हुए, yes I feel that first time I saw one of those. We are not the only ones to feel it. हम उसका शागिर्द पहले नहीं है जो महसूस कर रहे हैं ये चीज़ें। He tosses the towel to Andrea. वो एंड्रिया की तरफ टॉवल फेंकता है for him to draw his back with, ताकि एंड्रिया उसकी कमर को ड्राई करे, खुश करे। ना आप देखें कि देयर इज नो मतलब टू मच, दे आर नॉट डिसेंट। साइंटिस्ट हम इमेजिन करते हैं कि ये वुड बी मोर डिसेंट। वेरी लोकलाइज कर दिया है, कॉमन कर दिया है, बिल्कुल आम आदमी करके दिखाया है कि वो कमर नंगी है उसकी, वो ठहरा हुआ है और पीछे से वो आके उसे टावल से लगा रहा है उस्ताद को। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो होना चाहिए जैसे होता हो वैसे ही। Walls and spires
affairs and immobility। अब वो कहता है कि देखो ये दीवारें, दायरे और इमोबिलिटी और हक होना एक जगह पर ज़मीन का। For 2000 years people have believed that the sun and all the stars of heaven rotate round mankind। थल्ले देखो, थल्ले है आपके पास? अरे टेक्स्ट नहीं मिली लड़की को उसी वक्त की है, तो फिर खुली तो कोई और चीज़ है। अच्छा क्या इस जान का मतलब है जी? 2000 साल तक इंसान और हमारे बाबा अजदाद ये यकीन करते रहे कि इंसान ये तमाम स्टार्स और हर चीज़ इंसान की गत घूमती है। पोप, कार्डिनल्स, प्रिंसेस, प्रोफेसर, कैप्टन्स, मर्चेंट्स, फिश वाइव्स एंड स्कूल किड्स। देखें, प्रिंसेस से शुरू हुआ, पोप से शुरू हुआ और उसने लोकल आदमी तक की बात की। तमाम लोग क्या बिलीव करते थे? Third, they were sitting motionless inside this, कि बेहिस तौर पर ज़मीन के ऊपर वो अंदर बैठे हुए हैं क्रिस्टल स्फीयर, इस क्रिस्टल स्फीयर। But now we are breaking out of it। लेकिन अब हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। किसे तोड़ने जा रहे हैं? इस कंसेप्ट को तोड़ने जा रहे हैं, इस सर्कल को, इस मॉडल को, इस क्या था जी? वतनी मुसीबत। एंड्रिया एट फुल स्पीड। अच्छा, but now we are breaking of it, Andrea, at full speed, because the old days are over and this is a new time. For the last 100 years, mankind has seemed to be expecting something. तकरीबन 100 साल से इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कोई चीज़। क्यों कहा ये लाइन? 100 साल का जिक्र किया है क्योंकि 100 साल पहले शायद उसने वो कापर आवर सिटीज आर क्रैम्प्ड, हमारे शहर गंदे हैं। एंड सो आर द मैन्स माइंड। ऐसे ही इंसानी जहन। सुपरस्टिशन एंड द प्लेग। यहाँ पर सुपरस्टिशन है और प्लेग वबाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरस्टिशन? तोम परस्त में क्या क्या? जो बुद्धा की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है, जो कृष्ण चंद्र की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है, जो ज्यूस की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है। लेकिन जो गॉड की पूजा करता है वो पूजा ही नहीं करता। पूजा करने का मतलब ये है। तो तोम परस्ती में तमाम रिलीजन आ जाते हैं। But now the word is that's how things are। लेकिन अब लफ्ज़ ये है that's how things are, कि चीज़ें कैसे हैं, but they wouldn't stay like that। चीज़ें कैसे हैं और ये ऐसे नहीं रहेंगी। अब चीज़ें जैसी नज़र आती हैं, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगी, तब्दील होंगी। पहले लोगों का क्वेश्चन होता था कि ये चीज़ें कैसे हैं, अब लोग साथ ये भी कहते हैं कि अगर कैसे हैं और ऐसी हालत में नहीं रहेंगे। Because everything is in motion, my friend। क्योंकि हर चीज़ हरकत में, चेंज में, तब्दीली में। I like to think that it began with the ships। मैं कहूँगा शिप्स से बात शुरू हुई। As far as men could remember, they had always hugged the coast। जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक है तो ये कोस्ट, तो ये शहर के साथ चिमटे रहते थे। इंसान हग द कोस्ट, शहर समंदर के साथ चिमटे रहता था, शहर समंदर से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि इंसान को ये खतरा था कि अगर वो इस शहर से आगे समंदर में जाएगा तो आगे ये प्लेट कहीं ख़त्म हो जाएगी और इंसान नीचे गिर पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट नहीं था कि ज़मीन गोल है। मैं बचपन से ये सोचता रहा कि ज़मीन और आसमान किस तरह से अभी भी नहीं पहले। हाँ, बचपन मैं ये सोचता कि इस तरह से हम अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर आसमान छतरी की तरह है, नीचे ज़मीन है हमारे पास। एंड आई हैड एक्सट्रीम डिज़ायर। और देखो कैसी बात है कि मैं वैसे भी अपनी ज़िंदगी में एडवेंचरस साबित हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और शुरू से ही बचपन से ये इंतहाई एक्सट्रीम ख्वाहिश थी कि मैंने उस जगह को देखना है जहाँ पर ज़मीन और आसमान आपस में यहाँ से
ये सिलसिला बन रहा है यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं आपस में। अगर प्याले की तरह जो है प्याला ऊपर रखा हुआ है कहीं तो मैं बार बार हर 10वें दिन 20वें दिन सोचने के बाद अपने सिस्टर से पूछा कि भाजी कहीं पर ये आसमान और जमीन इकट्ठे मिल रहे होंगे, ऐसे जोड़ होगा इनका। वो कहते हैं वो बहुत दूर आज तक वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। मैं कि ये क्या बात है, मतलब चलता रहे चलता रहे चलता रहे डायरेक्शन में, नॉर्थ में जाता रहे। मेरी डायरेक्शन भी नॉर्थ होती थी हमेशा कि मैं नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा जी। टाइम क्या दिया था बेटा, क्या टाइम दिया था? तो अब अपनी मर्जी से आ गए। हाँ बैठ जाइए कुर्सी पर, इधर बैठे हैं। चलो लाइट नहीं, बैठ जाइए, एंजॉय करो। किताब खोले, पढ़े डाइंग सन फर्स्ट चैप्टर समरी पढ़े। आगे पूछता हूँ। अच्छा वो बात खत्म हो गई जी, नाथ की खत्म, बस ठीक है, खत्म हो। Then suddenly they abandoned the coast line. फिर अचानक ही उन्होंने कोस्ट लाइन को छोड़ दिया and ventured out across the seas, और समंदर के पार उन्हें जाना शुरू कर दिया। On our old continent, और rumors sprung up, there might be new ones. और फिर रमर एक अफवाह फैल गई कॉन्टिनेंट जजीरे के ऊपर, उस कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्या कि हम जैसे कोई और भी हो सकते हैं। And since our ships began sailing, then the Locan continents have bowed the message. और उन्होंने फिर हंसते खेलते हुए नए कॉन्टिनेंट तलाश किए। The great ocean they feared, वो बड़ा समंदर जिससे वो डरते थे, is a little puddle, वो एक छोटी सी पुडल, छोटा टब बन के रह गया, छोटा सा एक तालाब बन के रह गया। एंड अ वॉच दैट हैज sprung up to know the reasons for everything, और बड़ी डिजायर पैदा हो गई कि जाना जाए, कि हर चीज की वजह जानी जाए। Why a stone falls when you let it go, एक स्टोन नीचे क्यों गिरता है जब इसे आप छोड़ते हैं। Why it rises when you toss it up, जब ऊपर फेंक दो ऊपर क्यों जाता है। Each day something fresh is discovered. Men of 100 even are getting the young people to bowl the latest example into their ears. यहाँ तक कि नौजवान भी नई नई एग्जाम्पल सुनने लगे। There have been a lot of discoveries, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, but there is still plenty to be found out. लेकिन अभी भी बहुत कुछ तलाश करना बाकी है। So future generations should have enough to do. इसलिए फ्यूचर की जनरेशन को बहुत कुछ करना है। As a young man in China, I watched a group of building workers argue for minutes. मैंने बिल्डिंग वर्कर्स को देखा 5 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे। Then abandoned the 1000-year-old method of shifting granite block in favor of new and more efficient arrangement of the groups. मैंने देखा कि बिल्डिंग को बनाने वाले जो लोग थे मजदूर, 5 मिनट तो वो सोचते रहे। सोचने के बाद उन्होंने पुराना तरीकाकार खत्म कर दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर नए तरीके से रोप्स के जरिए ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, इनकी तब्दीली, चेंज। Then and there I knew the old days are over and this is a new time. क्या मतलब है मिसाल इस लाइन का? मुझे पता चला कि पुराने दिन खत्म हो चुके हैं और नवा वक्त आ गया, नया वक्त आ गया। तो पंजाबी में निकल गई। Soon humanity is going to understand it's about the heavenly body on which it dwells. What is written in the old books, underline करें, is no longer good enough. पुरानी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है वो अच्छा नहीं है। For where faith has been enthroned for 1000 years, doubt now sits.
जिन चीज़ों पर सदियों से ईमान ने हुकूमत की थी, अब उन जगहों में डाउट आ गया। अंडरलाइन करें इसे। किसी को साथ बिठाया करो या किसी के साथ बैठा करो ना, तो वो साथ वो भी हेल्प करते हैं। देखो सिद्रा कितनी सियानी है, अगर साथ वो उसको बिठा लेती है, बुजुर्ग को। मैं माया की बात कर रहा हूँ, माया everyone says, right, that's what it says in the books, but let's have look for ourselves. इसके मीनिंग करें, इसको अंडरलाइन करें और इसके मीनिंग बनाएं। चलें। जो कुछ वो हमारे इसमें ही है। जो किताबों में लिखा है, जो पुरानी किताबों में लिखा है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो बुक्स में लिखा है वो ठीक है, लेकिन हमें खुद से देखने दो। अब आप देखें, ये जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, स्कॉलर होते हैं, हम सुनते हैं ना, हम कहते हैं कि बात से पहले बात सुनने क्या कमाल कहा है, छोटे फिर मैंने क्या कहा है, फिर उनकी बात सुनने की क्या जरूरत है भाई? किताबों में पहले लिखा हुआ नहीं है, हॉली बुक मौजूद नहीं है, उनकी बात सुनने की क्या जरूरत है? सुनते हैं। और वो कंट्रेरी करके बात कर रहा होता है, कई चीजें कंट्रास्ट करता है रिलीजन में भी, लेकिन वो कहता है कि हाँ मुझे खुद देख लेते, मैं खुद देखता हूँ। हम भी तो ये कहते हैं कि यार ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हम खुद देखेंगे तो यकीन करेंगे, तो नहीं करेंगे। खुद तजर्बा होगा तो करेंगे कुछ। तो इंसान के बाद जो जगह कुछ करना चाहता ही है, तभी उसको पता चलता है। तमाम इंसान नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बस ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। That most solemn truths are being familiarly nudged. What was never doubted before is doubted now. बहुत सारे authentic जो truths थे, वो बड़े ज़बरदस्ती से पहनाए गए थे, वो authentic truths से उनको नज़रअंदाज किया हुआ था। What was never doubted, जिस पर पहले कभी डाउट नहीं किया गया था, उस पर अब डाउट किया जाने लगा। गैलीलियो अपने दौर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उससे पहले बहुत सारे 100 साल से तकरीबन लोग अब डाउट करते हैं, चीज़ों को खुद से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये ख्वाहिश है। This has created a drought which is blowing up the gold embroidered skirts of the prelates and princes, revealing the fat and skinny legs underneath, legs like our own. अंडरलाइन करें पूरे सेंटेंस को। इस चीज ने बड़ी चेंज को सामने लाई है। क्या चेंज आई है कि ये जो सोने चांदी के तारों से बने हुए स्कर्ट्स हैं, कपड़े हैं, प्रिलेट्स, ये पोप्स के, प्रिंसेस के, अगर इन सोने चांदी के इन कपड़ों को लबास मलबूस किए हुए हैं, इनको उठा कर देखें तो इनके नीचे वही सूखी पिंडलियां होंगी या मोटी पिंडलियां होंगी, वैसी जैसी हमारी होती हैं। ठीक है, तो ये बादशाह या ये पोप, ये तमाम लोग कोई गॉडली पीपल नहीं है। दे आर आल्सो लाइक अस, दे आर नॉट स्पिरिचुअल देन अस। सिंपल सिर्फ उनके ऊपर लिबादा जो है उससे लगता है कि यार ही इज समथिंग सुपीरियर। cheerful laughter is our the heavens it turns out are empty, और heavens it turns out are empty, और हमें लगा कि जन्नत जो है या आसमान जो है खाली है। cheerful laughter is our response,
और अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हा 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 हा। कोई बात बताता है, हा हा हा, हम चेयर को लाभ कर देते हैं। हमको कोई आकर कहे कि हाँ जी बुद्धा के पाँव के नीचे जन्नत है, आप उसके पाँव धो कर फिर जब मरेंगे उसी पाँव के नीचे दफन हो जाएंगे और वहाँ पर जन्नत, सारे फूल, हर चीज़ होगी, तो सब कैसे कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि आप कहेंगे कि हाँ जन्नत है यार उसके पाँव के नीचे, ठीक है। When the waters of the earth dries and use spinning machines, अब ज़मीन पर चलने वाले पानी में मशीन्स, अब स्पिनिंग मशीन, उन पानी के जरिए स्पिनिंग मशीन चलने लगी। while on the shipyard the rope walks and the sail lofts 500 hands are moving together in a new system। नया सिस्टम ऐसा आ गया शिप को मूव करने का जिसके अंदर 500 चप्पू एक वक्त में चलते हैं। It is a prophecy that our own lifetime will see astronomy being discussed in the marketplace। और ये आज मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा एस्ट्रोनॉमी को, यानी कि फलकियात के इल्म को लोग गली गली में डिस्कस किया करेंगे। इवन द फिश बॉयज सन्स विल लिसन ऑफ स्कूल, यहाँ तक कि मच्छरों के बच्चे भी स्कूल जाएंगे। फॉर दीज नोवेल्टी सीकिंग पीपल इन आवर सिटीज विल बी डिलाइटेड विद अ न्यू एस्ट्रोनॉमी दैट सेट्स द अर्थ मूविंग टू। और ऐसी सिटीज के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी कि आकर ज़मीन मूव कर जाएगी, घूमने लगेगी। द ओल्ड आइडिया वाज ऑलवेज दैट द स्टार्स वर फिक्स्ड टू क्रिस्टल वॉलेट। और पुराना आइडिया ये कि तमाम स्टार्स जो हैं वो एक क्रिस्टल के अंदर एक पट्टी के अंदर हैं, टू स्टॉप देम फॉलिंग डाउन। और वो क्रिस्टल जो पट्टी है वो नीचे नहीं गिरने देती सितारों को। टुडे वी हैव फाउंड द करेज टू लेट देम सोअर थ्रू स्पेस विदाउट सपोर्ट। आज हमारे पास ये ताकत है कि हम ये कह सकें कि सितारे आज़ादाना हालात के अंदर हरकत करते हैं, वो किसी पट्टियों में बंधे हुए नहीं हैं। And they are traveling at full speed just like our ships, at full speed and without support। क्या चीज़ full speed और without support है? Stars, good। And the earth is rolling cheerfully round the sun। और ज़मीन तो खुशी खुशी घूम रही है सूरज के घेरे। And the fish wives, merchants, princes, cardinals, and even the pope are rolling with it। फिश वाइफ, मर्चेंट्स, प्रिंसेस, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स कैसे कहते हैं? ये उन्हीं रिलीजियस पीपल होते हैं, मॉन्क वगैरह कार्डिनल वही होते हैं। एंड इवन द पोप और मछेरी, मछेरनी। अब वो कहते हैं सिर्फ जमीन नहीं घूम रही, इसके साथ सारी चीजें घूम रही हैं। एंड अच्छा, The universe has lost its center overnight। और ज़मीन रातों रात अपने सेंटर को छोड़ देती है। And woken up to find it has countless centers। और ज़मीन के कई सेंटर बन जाते हैं, यानी कि ज़मीन भी खरगत कर दिया और उसके एक वक्त में उसके वक्त के साथ उसका सेंटर भी तब्दील हो जाता है कि उसका सेंटर कहाँ है। So that each one can now be seen as a center or none at all। या तो उसके बहुत सारे सेंटर हैं या कोई सेंटर नहीं है। Suddenly there is a lot of room। यहाँ पर बहुत जगह मौजूद है, बहुत स्पेस है बात करने के लिए। Our ships sail for our seas, our planets move far out into space। In chest to the ropes have begun sweeping far across the world। चेस्ट में पहले चेस्ट शतरंज जो है उसके अंदर जब वो खेलते थे पहले से पहले चेस्ट में बस एक एक स्टेप से खेला जाता था। बाद में नया तरीका करा है कि एक पीस जो है वो इस पार से उस पार तक जा सकता है। तो उसने कहा ये बिल्कुल ऐसे है कि अब हमारे अंदर ये सोच आ गई है कि हम चीज़ों को ज़्यादा ना घूमने दें। अब चेस्ट पर भी पीस सीला घोड़ा आगे पीछे घूमता है। What does the poet say? और पोएट ने क्या कहा था? Oh early morning of beginnings, oh early morning of beginnings। आगाज की सुबह, अर्ली मॉर्निंग आप भी नहीं आगाज की सुबह।
India. Early morning of beginnings of breeze of wind that cometh from new shores. And you better drink up your milk because people are sure to start arriving. अच्छा आप तो अपना दूध पी लो, लोग अब आ रहे हैं। Have you understood what I told you yesterday? क्या तुम्हें समझ आई है कल मैंने जो आपको बताया था? Okay. Next I will start from there. Now today we will discuss about what is epic theatre. Bertolt Brecht, he is the person, dramatist of Germany. He is the first person who challenged the, not first person, but he is the person who challenged the old pattern of drama. Especially he challenged the technique of Aristotle. Aristotelian technique was called dramatic theatre. अरिस्टोटल की टेक्निक पर लिखा हुआ कोई ड्रामा आपने पढ़ा है? Which one? Oedipus Rex. Any other? जो शेक्सपियर की टेक्निक में हो, ओथेलो एंड डॉक्टर फास्टस. ये डॉक्टर फास्टस, ओथेलो, these dramas are called, ये ड्रामेटिक थिएटर कहते हैं. पहले तो थिएटर का ड्रामा लगता था ना, तो जो शेक्सपियरन में जो अरिस्टोटल मूड में लिखा होगा उसे कहेंगे ड्रामेटिक थिएटर, और जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट के मूड में लिखा हुआ होगा, उसकी टेक्निक पर लिखा होगा, उसे कहते हैं एपिक थिएटर. क्लियर? तो जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं बर्टोल्ट ब्रेक्ट के थिएटर को, एपिक थिएटर को ड्रामेटिक थिएटर के साथ, तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं और हमें पूरा का पूरा बर्टोल्ट ब्रेक्ट का व्यू सामने आ जाता है. बर्टोल्ट ब्रेक्ट उससे तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर गया है, इंडिया में भी गया है, चाइना में भी गया है, रशिया में भी गया है, तमाम दुनिया में गया है. उसने जाकर ड्रामेटिक टेक्निक देखी है और उसके बाद उसने ड्रामे का एक नया अंदाज पेश किया है जिसको एपिक थिएटर का नाम दिया गया. देखिए, ड्रामा में पहले जब लोग आते थे ड्रामा देखने के लिए, ड्रामे का मकसद क्या होता? पिटी एंड फियर गेन करना. लोग ड्रामा देखते थे, सिचुएशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे, और फिर अगर वो ड्रामा की स्टेज पर रो रहे होते थे तो हमारा तो दिल दुखता था, हम भी रोते थे. अगर वो हंस रहे होते थे हम भी मुस्कुरा रहे होते थे. अगर वो कैरेक्टर परेशान है हम भी परेशान हो जाते थे. हम अपने आप को स्टेज के अंदर इन्वॉल्व करते थे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती थी, कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते थे कि जैसे वो ओरिजिनल कैरेक्टर है. एपिक थिएटर में ऐसा नहीं होता. एपिक थिएटर में कैरेक्टर आर्टिफिशियल मूड का होता है. वो कैरेक्टर होता तो है लेकिन आर्टिफिशियल होता है. जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आप कराची का एक ड्रामा उठाएं, उसमें देखें सास बनाएंगे, सास में यहाँ पर थोड़े से बाल उसके सफ़ेद होंगे, थोड़े सफ़ेद होंगे, और बिल्कुल सिंपल सादा उसका चेहरा होगा, और उसका कोई मेकअप नहीं होगा, और लिबास उसका सादा सा होगा, और वो बैठी हुई होगी और वो सास होगी. ये कौन सी सास है? ये ड्रामेटिक थिएटर की सास है, जो देखकर लगता है कि वाकई ये सास है. बट इफ यू चेक द इंडियन ड्रामास, उसमें सास देखेंगे इतना बड़ा टीका लगाया होगा, होंठ सिर्फ किए हुए होंगे, मेकअप फुल किया हुआ होगा, बाल उसने सेट किए होंगे, 2-4 मालाएं और कपड़े पहने होंगे ऐसे जैसे मतलब बड़े रोशनी वाले, रौनक वाले ऐसे. और बातें जब करेगी बात तो उसके चेहरे से तासुर ही नहीं आएगा उस बात का जो बात वो कह रही है. चेहरा उसका आर्टिफिशियल लगेगा, उसके कपड़े आर्टिफिशियल लगेंगे, वो आर्टिफिशियल एक डमी लगेगी कि हाँ जी ये है तो सास, लेकिन बड़ी आर्टिफिशियल सी है, लगती नहीं है सही, ये मज़ेदार कैरेक्टर नहीं है. हमारा कराची का कैरेक्टर अच्छा है. क्यों? बिकॉज वो ड्रामेटिक टेक्निक पर है. हम उस सास से पूरी हमदर्दी करते हैं, उसकी तमाम जो है नफरत, उसको पूरा उससे साथ हो जाते हैं उसके, और मुझे लगता है ये ओरिजिनल कैरेक्टर है. जबकि एपिक थिएटर जो इंडियन की थिएटर है, जो उन्होंने टेक्निक अपनाई है, वो टोटली आर्टिफिशियल कैरेक्टर पेश करते हैं. वो कैरेक्टर तो है लेकिन हमें वो अपनी ज़ात में इन्वॉल्व नहीं होने देता. हम थोड़े से फासले पर रहते हैं और सोचते हैं कि ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है. कहते हैं कि इंडियन ड्रामा ने औरतों को बिठा ही दिया है, और इंडियन ड्रामा में जब भी जहाँ से भी शुरू करो वहीं से ड्रामा आपका शुरू हो जाता है. और इंडियन ड्रामा ये है कि जी मुझे तो पसंद कभी नहीं है इंडियन ड्रामा. या तो फिर कैरेक्टर देखें कैसे कैरेक्टर होते हैं, मज़ा ही नहीं आता.
यार औरतों ने, इंडियन ड्रामों ने औरतों के दिमाग खराब कर दिए। आप जो सुन रहे हैं ना ये सारे, औरतों के दिमाग खराब कर दिए किसी इंडियन ड्रामे। क्या इसका मतलब है इंडियन ड्रामे की सिचुएशन में हमारा जो लोग हैं, व्यूअर हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उसको देखकर सोचना शुरू कर देते हैं। क्या क्या है? तो वो एपिक थिएटर के, इंडियन ने जो टेक्निक अपनाई है वो एपिक थिएटर की टेक्निक अपनाई है, जदीद टेक्निक अपनाई है। और हमारे पास जो टेक्निक है हमारी ड्रामेटिक थिएटर की टेक्निक है। अभी वो बात जो बात कह रहा हूँ ये बात समझ आ गई। इसके मतलब एपिक थिएटर में जब कैरेक्टर आएगा तो वो ऐसे लगेगा 100% वैसा कैरेक्टर है। गिलहरी बिलहरी इवन क्यों नहीं है, उससे कमीज क्यों तो उतारी हुई है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी आर्टिफिशियल जरूर ये नहीं कि वो बिल्कुल पेश कर रहा होगा अपने आप की वो साइंटिस्ट गिलहरी बिलहरी ही है, नहीं। वो अपने कैरेक्टर के अंदर अपने आप को पूरा इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो शो करेगा। मैं लफ्ज कह रहा हूँ, कीमती है। ही विल डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टर, he will not try to become the character, he will demonstrate the character. कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि जी मैं ये हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, ना कि ये शो करेगा मैं ही वही। ये फर्क बदल गया, किसी को नहीं लगा तो पूछ लें। जी बेटा, he will demonstrate the character, he will not try to become a character. और ड्रामेटिक थिएटर में देखें, उसमें तो कैरेक्टर अपने आप को 100% कोशिश करता है कि मैं वहीं लगूं। अच्छा चलिए एक और चीज, आप थिएटर में गए हैं ड्रामा देखने के लिए, जब जाते हैं फौरन आपको नजर आता है, जब ड्रामेटिक थिएटर में जाते हैं, ड्रामेटिक थिएटर में तो जाते हैं, पर्दा उठता है तो पीछे से कैरेक्टर दाखिल होता है। Yes, where is Mr. William? I want to meet him. Yes, Mr. William is there. कैरेक्टर अपना को पेश कर रहे होते हैं, वैसे कैरेक्टर बनाते हैं, वैसे सूट बूट सब कुछ किया होता है। पर्दा उठता है तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि कौन सा कैरेक्टर दाखिल हुआ है, कौन सा कैरेक्टर आया। लेकिन जब आप एपिक थिएटर में बैठे होते हैं तो एपिक थिएटर की टेक्निक ये होती है कि आप जब थिएटर में मौजूद हैं, स्टेज के ऊपर जब सेटिंग हो रही है तो पर्दे को 2 से 3 या 4 फुट ऊपर उठा कर रखते हैं, ताकि व्यूअर नीचे से देख रहे होते हैं कि पीछे सेटिंग हो रही है। सोफे रखे जा रहे हैं, कैरेक्टर ठहरे हुए हैं, वो आवाज दे रहे हैं यार इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ उठाओ, यहाँ रखो, ताकि व्यूअर के जहन में पहले से ये बन जाए दैट इज गोइंग टू बी अ ड्रामा। ये ड्रामा एक जा रहा है तो हम देख रहे हैं, ये नहीं कि वो कहे कि बाकी असल सिचुएशन यहाँ पर सामने है। ताकि हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ताकि लोग डिटैच रहें ड्रामे के स्टेज से, वो ड्रामे के कैरेक्टर और सिचुएशन को तो देखें लेकिन उस पर सोचना शुरू करें, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब आपको ये शो हो जाएगा दैट इज आर्टिफिशियल समथिंग, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप सोचेंगे उसके बारे में कि ये ठीक कर रहा है, गलत कह रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे यहाँ पर गलती की या नहीं की। अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, ड्रामेटिक थिएटर जैसे चल रहा है, इन्वॉल्व होगा तो आप सोचना समझना खत्म, आप ये रोएंगे या हंसेंगे या फिर इंटरफेयर गेन करेंगे। चलें आगे प्रोसीड करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले से ये कि हार्मोनाइज किया जाता है, दिखाया जाता है कि आई वांट टू गिव अ गिफ्ट।
चल चल के चल चल 59 मिनट्स हो गए हैं। से पढ़ रहे हैं। ओके, रेडी? हेलो। अच्छा, बात क्या करो, बोल लो। रेट भी 1 लाख होती है। पढ़ाता कौन है? अच्छा, ओके ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे एस्पेक्ट थ्रेटर की और ड्रामेटिक थ्रेटर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एस्पेक्ट थ्रेटर का फोकस एक चीज़ है। राइटर कहता है बॉटम ब्रैकेट के मेरा व्यूअर जब आके बैठे तो उसके हाथ में सिगरेट हो और उसकी गर्दन जो है वो
चेयर की बैक साइड लगी हुई हो और आराम से बैठ कर ड्रामा देख रहा हो और काउंट कर रहा हो कि यस दिस कैरेक्टर इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पर ये करता तो फिर ठीक था, ये गलती है, ये गलती है, दैट इज वहाँ पर व्यूअर ये देख कर रहा हो, ना कि व्यूअर ये कर रहा हो कि बेटा अब आप ये देखें, जो मैं कह रहा हूँ आपको कि पर्दे को 4 फुट ऊपर उठा कर रखें ताकि पीछे स्टेज पर होने वाली मूवमेंट को देखकर लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक ड्रामा जो है प्रेजेंट किया जा रहा है या प्रेजेंट होने जा रहा है। तो जब ये सोच लेंगे तो पहले जो व्यू होगा कि दीज कैरेक्टर आर नॉट ओरिजिनल कैरेक्टर, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैरेक्टर और वो केवल थिंकिंग करेंगे। अब आपने पुरानी मूवी देखें, बल्कि अगर मैं एक मूवी देख रहा था उसमें बंदा मर गया, उस बंदे को उठा कर जा रहा था, जब उठा कर जा रहा था पीछे से उसको कैमरा डाला उसका, जो मुर्दे को लेकर जाता मुर्दे की टांगे बिल्कुल सीधी ऐसे थी, वैसे लेकर जाता टांगे बिल्कुल ऐसे थी। अगर कितनी बड़ी गलती है मिस्टेक है। वैसे आप मूवी देखते हैं पहले कितनी संजीदा मूवी, दिल वाले देखें, दिल जुले देखें, कितनी संजीदा मूवी होती है। आप मूवी देखें, फिर मूवी ऐसी है लगी कि मूवी जब खत्म होती है मूवी के एंड पर टोटे डाले होते थे कि देखिए जो ने गलतियाँ की होती थी एक्टिंग के दौरान है, किसी को मुक्का लग गया है, किसी ने मजाक कर दिया सीरियस एक्टिंग के दौरान, तो लोग उसको एंजॉय करने लगे और उसने बर्डन टेस्ट किया लोगों को। अब तो स्टोरीज का वो मूड ही इंडियन ने मतलब बड़ी तरक्की कर ली है, उन्होंने लोगों को कहा कि लोगों को हमने परेशान क्यों रखना है मूवी स्टेशन क्रिएट करके, बल्कि इनको हंसाओ। अब आप तो कौन सी मूवी है थी, अच्छा गोलमाल है मूवी, जहाँ से बैठे देखना शुरू करते हैं आप हंसेंगे। अरे तो ड्रामा सेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ, थिंकिंग का, कि ड्रामेटिक सेक्टर में इंसान रोता है, हंसता है, एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन थिंकिंग नहीं करता, दम हो के चला जाता है, रो के चला जाता है, घर में सर में दर्द होता है, यार बड़ी मूवी ये कर रहा हूँ और दुखी हो जाता है। और जबकि ये मूवी है, ये ऐसे सेक्टर है, ये देखेंगे सोचेंगे यार वो यहाँ पर ये ना करता, ये करता, ये ना होता, ये करता। बोले आइए अब सफरिंग ऑफ दिस मैन अपॉल मी। जब ड्रामेटिक थिएटर देता है एक आदमी व्यूअर तो उससे ये होता है कि इस थिएटर में जो सफरिंग है इंसान के दुख हैं, जिन मुझे डरा देते हैं, दहला देते हैं, पिटी एंड फेयर दहला देते हैं। जब एपिक थिएटर में वही चीज़ पेश की जाएगी तो इस स्टाइल से, इस सिचुएशन से, इस मैनेजमेंट से पेश की जाएगी। जब सफरिंग सामने आएगी तो वहाँ बैठा व्यूअर कहेगा सफरिंग ऑफ दिस मैन अपॉन मी बिकॉज दीज आर अननेसेसरी। एक लवर है, ड्रामेटिक थिएटर में आप आके बैठ, मैं लवर में आया हूँ, मुझे लव हो गया किसी के साथ, वो लड़की सपोज मर गई तो ये डेथ होगी, मैंने मर नहीं सकती है और कुछ बेशक जिसके मोहब्बत में मर ही सकती है और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, मर गई वो, तो मैं इंतहा दुखी हो गया, मायूस हो गया, मैं बैठ गया और मैं मलंग बन गया, हाथों में लोगों को मैंने बड़े कड़े पहन लिए और मलंगों की तरफ पड़ा हुआ हूँ कहीं पर, और इस स्टेशन पर सारे के सारे रो रहे हैं, सहराओं में घूम रहा है, ये शख्स बर्बाद हो गया, इस पर सारे रोएंगे। व्यूअर क्या करेगा, पिटी फील करेगा कि इस कैरेक्टर की बीवी की डेथ ना होती, मेरा बीवी ओ अपना बिलवर की, ठीक है, जैसा कि मेरा नाम है मोहब्बत में। अगर यही चीज़ पेश की जाएगी ड्रामेटिक थिएटर में तो इस स्टाइल से, फिर कह रहा हूँ, इस स्टाइल से, इस पैटर्न से, इस अंदाज से पेश की जाएगी कि वहाँ पर बैठा हुआ व्यूअर सोचना शुरू कर देगा बजाय थिंकिंग करने के। बिल्कुल सेम सिचुएशन रखें आप, लेकिन पेश करने का अंदाज बदल जाएगा। वहाँ पर बिलवर डेथ हो गई है, लवर जो है वो सहरा में सपोज निकल पड़ा है, वो मलंग बन गया है सपोज, तो इस स्टाइल से उसको पेश किया जाएगा एपिक थिएटर में कि व्यूअर पता क्या सोचेगा, वो कहेगा हाँ यार इसकी बिलवर मर गई थी, इसको चाहिए था, इसके पैसे होते तो रोजाना शराब पीता, शाम को वो गम भूल जाता, शराब पीता रहता,
शाम को फिर जाता घर घर में सो जाता। डेफिनेटली रियलिस्टिक, वो थिंकिंग करेगा यार ये सहरा में क्या गलत किया है सहरा मतलब टाइम बीइंग वो बेहतर हो जाता शायद। देखिए मैंने एक एग्जांपल दी है, मे बी इससे बेटर एग्जांपल आप खुद तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये बात होती है। अच्छा जी, तो बहुत सारी सफरिंग जो होती नजर आती हैं वो व्यूअर को वन सफरिंग नजर आती है कि यार ये ज़रूरी सफरिंग नहीं है, ये एक सफरिंग नहीं है कोई भी, इट्स सेल्फ मेड सफरिंग। फिर आई वीक व्हेन दे वीक, ड्रामेटिक थिएटर में जब कैरेक्टर होते हैं तो वो भी रोता है, जब हंसते हैं ये भी हंसता है। कहते हैं आई लव व्हेन दे वीक, जब वो रो रहे होते हैं डेथ पर, मौत पर, सफरिंग पर, तो मुझे लगता है अननेसेसरी है ये सारी चीज़ें, गैर इनके इलाज होने चाहिए ना कि इनका कोई वो होना चाहिए। फिर मुझे हंसी आती है कि यार कैसे बेवकूफ़ लोग किस चीज़ पर रो रहे हैं। और जब वो हंस रहे होते हैं मुझे रोना आता है, यार देखो ये हंस रहे हैं और ये हंसना सही नहीं है, इनका ओरिजिनल नहीं है हंसना, और बेवकूफ़ है जो इस बात पर हंस रहे हैं। चलो जी, हाँ रेमेडी, ऐसे थिएटर में रेमेडी तलाश की जाती है। वो कहते हैं ऐसे ड्रामेटिक थिएटर में इट्स ट्रू, इट्स नेचुरल, पैशन उसके अंदर जज्बे होते हैं, और उसके अंदर आर्टिफिशियल मूड होता है, नॉट नेचुरल, विट होती है, थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। टुडे दैट इज इनफ। जाएँ घर में और एपिक थिएटर के बारे में स्टडी कर, रीड करें, ड्रामा पढ़ें, बुक आपके पास है जो मर्जी पढ़ें, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ आपको पसंद आती है। चार साढ़े चार ऐसे करते हैं, 4 साढ़े 4। सर आप इसका कल क्या करेंगे? क्यों बोल भी तो बस इसी की करेंगे। हाँ अंडरस्टैंड करो ना, देखो क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात है।